ले मेरे बच्चों, याद करें चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन डिस्कस किया है। तो बताएंगे प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी हुआ क्या करता था। पहले सबसे पहले नाम और उसकी अवेलेबिलिटी, उसके बाद प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मेरे बच्चे चीजों को फिर मिक्सअप कर रहे हैं ना आप लोग। प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन में फिर क्या था, मेमोरेंडम, आर्टिकल प्लस साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। तीसरे नंबर पे क्या था, इनको फाइल करना आपने। और चौथे नंबर पे क्या था, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता था। ऐसे ही वो जो चीजें आप कंफ्यूज कर रहे हो ना, वो कर रहे हो इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो हम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जमा करवाते हैं रजिस्ट्रार को। उस इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स के अंदर था मेरे बच्चे, उसमें वो डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस भी था, मेमोरेंडम भी था, आर्टिकल भी था, और साथ एक करस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस भी था। तो ये चीजें थी मेरे बच्चे। नहीं बेटा, ये सारे हम जमा करवाया करते थे रजिस्ट्रार को, तो हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती थी। इसमें अगर आप देखें तो दो बड़े अहम डॉक्यूमेंट थे जिनके बगैर कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती थी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स। तो वही मेमोरेंडम और आर्टिकल जो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के, बाकी तो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मेन जो कंपनी बनाई जाती है वो दो डॉक्यूमेंट्स की बेस पे बनती है मेरे बच्चे। और उसमें भी ज्यादा कंपनी बनाने के लिहाज से अहम डॉक्यूमेंट्स कौन सा है, वो मेमोरेंडम है। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल मेरे बच्चे वो हमने डिस्कस करने हैं यहाँ पे। अब तो देखिएगा इसको, चैप्टर नंबर 2 मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अच्छा, मेमोरेंडम के अगर आपको याद हो, थोड़ी सी बातें जो हम पहले पढ़ गए हैं वो थोड़ा सा रिमाइंड कर लें। मेमोरेंडम कौन से स्टेक होल्डर्स को फोकस करता था, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को, ऐसे था मेरे बच्चे। और ये कंपनी बनाने में बनाने में मदद करता था या चलाने में, ये हमारी बनाने में मदद करता है। उसके बाद मेरे बच्चे आर्टिकल्स, अच्छा मेमोरेंडम का कोई और नाम भी हुआ करता था, प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। उसके बाद आर्टिकल एसोसिएशन मेरे बच्चे, मुझे बताएं इसका कोई और नाम भी था, बाई लॉज ऑफ द कंपनी भी कह सकते थे, और दूसरा इसको सेकेंडरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे ये जो आर्टिकल है ये कौन से उनको स्टेक होल्डर को फोकस करते थे, इंटरनल। यानी कि ये चंद एक बातें थी जो थोड़ी सी हम पीछे डिस्कस करके हैं। ले बेटा अब इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये तो हमें पता चल गया वो कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन हम जमा करवाते हैं। ले बेटा, मेमोरेंडम इसके अंदर होता क्या है मेरे बच्चे, मैक्सिमम कोई 1.5 पौने 2 सफ़े का एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम। उसमें कोई 6 से 7 बातें होती हैं टोटल। और इनको हम कहते हैं क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम। जो अहम डॉक्यूमेंट हो ना उसमें मेरे बच्चे क्लॉजेस होती हैं। अच्छा, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें सेक्शंस होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आर्टिकल्स होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें क्लॉजेस होती हैं। तो मेमोरेंडम के अंदर जो बातें लिखी जाती हैं उनको हम क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम कहते हैं। यानी कि जितने हमने इसमें चीजें लिखेंगे वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, इसकी क्लॉज। और यहाँ हमारे सिलेबस के अंदर जब भी क्लॉज का लफ्ज आए, पक्की बात है वो बात मेमोरेंडम में लिखी हुई किसी बात की हो रही होगी। यानी कि बोला जाए ना, ये जो नेम क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी खाली लिखी हो तो कुछ और, नाम खाली लिखा हो तो कुछ और। अगर नाम के साथ लफ्ज क्लॉज आ जाए तो मेमोरेंडम की बात हो रही है। रजिस्टर्ड ऑफिस खाली लिखा हो तो रजिस्टर्ड ऑफिस, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की बात हो रही है तो मेमोरेंडम की बात हो रही होगी। यानी कि ये जो चीजें हम पढ़ेंगे इनके साथ वर्ड क्या बोला जाएगा, क्लॉज। और जब भी क्लॉज का लफ्ज आ जाए, पक्की बात है किसकी बात हो रही है, मेमोरेंडम की। तो मेरे बच्चे मेमोरेंडम के अंदर होते कौन कौन सी बातें हैं देखिएगा। एक तो मेरे बच्चे मैंने आपको बताया था ये कंपनी बनाने में हमारी मदद करता है। जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है ना, हमारी शिनाख्त होती है, इसी तरह कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन, उसकी भी तो कोई शिनाख्त होनी चाहिए ना। तो जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है उसी तरह की मिलती जुलती इन्फॉर्मेशन हमारे आईडी कार्ड की तरह वो कंपनी के आईडी कार्ड में भी होती है। और कंपनी का जो आईडी कार्ड है वो है मेमोरेंडम। यानी कि हमारे आईडी कार्ड के अंदर हमारा नाम होता है, पता होता है, मान लो कि बल्दियत होती है, और हम रहते कहाँ पे हैं, कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। कोई मिलती जुलती बातें यहाँ पर भी हो रही होंगी, यानी कि मेमोरेंडम के अंदर भी। मेमोरेंडम मेरे बच्चे इसमें कौन कौन सी क्लॉजेज शामिल होंगी, एक तो नेम क्लॉज कि कंपनी का नाम क्या है, वो आपको किसी और डॉक्यूमेंट में मिलेगा वैसे, लेकिन ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें हम कंपनी का नाम तय करते हैं और बताते हैं रजिस्ट्रार को कि हमारी कंपनी का ये नाम होगा। तो नेम क्लॉज के अंदर नाम। उसके बाद एक रजिस्टर ऑफिस क्लॉज होगी, उसमें रजिस्टर ऑफिस के बारे में बातें हो रही होंगी, क्या होंगी वो देखेंगे अभी। उसके बाद मेरे बच्चे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज होगी, एक लाइबिलिटी क्लॉज, अंडरटेकिंग क्लॉज, अथोराइज कैपिटल क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अभी हमारी इस किताब के अंदर इन दोनों को उसने वैसे इकट्ठा कर दिया। तो टोटल मेरे बच्चे 6 बातें हो रही है, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 क्लॉजेज हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पे, ये दो अलग अलग, वैसे पुराने सिलेबस में अलग अलग लिखी हुई थी जब मैंने ये बनाया था सारा। तो उसके बाद इन अंडरटेकिंग और सब्सक्रिप्शन क्लॉज को उसने एक ही हमारी किताब के अंदर भी लिख दिया। इट्स ओके, पढ़ाने के लिहाज से ही है ना मेरे बच्चे। बेटा इन क्लॉजेज को एक एक करके डिस्कस करते हैं, ये होता क्या है। यानी कि कल जब आप कंपनी बनाएंगे तो मेमोरेंडम बनाएंगे तो ये बातें मेरे बच्चे उसके अंदर लिखेंगे। लेकिन आप पहले इसको रीड कर लीजिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। कहता है मेमोरेंडम एसोसिएशन कंसिस्ट ऑफ वेरियस क्लॉजेस विच कंटेन वैरायटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। जाहिर बात है कहीं पे नाम की बात हो रही होगी, कहीं पे लाइबिलिटी की बात हो रही होगी, कहीं पे कैपिटल की बात हो रही होगी, कहीं पे सब्सक्रिप्शन की बात हो रही होगी। एंड इट मे वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द कंपनी और द बिजनेस ऑफ द कंपनी। और ये मेमोरेंडम में तब्दील हो सकती, यानी कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन है ये आपको मिनिमम सी इन्फॉर्मेशन दे दी जो मोस्टली कंपनी के अंदर होती है। लेकिन जस्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, इसमें ये ऑथोराइज कैपिटल क्लॉज है,
कुछ कंपनी उसमें होती ही नहीं, गारंटी लिमिटेड कंपनी, उसमें ऑथराइज कैपिटल होता ही नहीं, उसमें शेयर्स होते ही नहीं है, उसमें तो गारंटी होती है जस्ट। तो इसका मतलब है कि हम कंपनी की नेचर के लिहाज से इस मेमोरेंडम की क्लॉजेस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन उसने कहा कि मोस्टली ये होता है, लेकिन कंपनी टू कंपनी वेरी भी हो सकता है। फॉलोइंग क्लॉजेस यूजुअली एग्जिस्ट इन द मेमोरेंडम एसोसिएशन, यानी कि वो ये क्लॉजेस हैं जो यूजुअली एग्जिस्ट करती हैं। ये तो जनरल सी बातें मेरे अच्छे हो गई। दोबारा पूछ रहा हूं, हम पढ़ कौन सा डॉक्यूमेंट रहे हैं? मेमोरेंडम एसोसिएशन। इसके अंदर जो बातें लिखी जाती हैं वो किस शक्ल में लिखी जाती हैं? क्लॉजेस की शक्ल में। और टोटल मेरे बच्चे फिलहाल हमारे सिलेबस के अंदर यहाँ पे कितनी क्लॉजेस हैं? 6 क्लॉजेस। और जरा देखिएगा, और क्या सारी कंपनी के मेमोरेंडम सेम ही होते हैं? नहीं, नेचर ऑफ द कंपनी के लिहाज से ये वेरी कर सकते हैं। लेट अब जरा इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं, जो जिसमें हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी काम की। सबसे पहले हम बात करते हैं नेम क्लॉज की। नेम क्लॉज में क्या लिखना होता है? सिर्फ कंपनी का नाम लिखा रहा होता है। जस्ट एग्जांपल, मैंने अब पेज पकड़ा और उसके ऊपर मेमोरेंडम बनाना शुरू कर दिया। मेमोरेंडम के अंदर सबसे पहले मैं जो हेडिंग दूंगा वो किस चीज की दूंगा? नेम क्लॉज की। जब नेम क्लॉज लिखूंगा तो मान लें हमारी ये जो सीएफई है, ये सीएफई एक प्राइवेट कंपनी है, तो मैं शायद इसका नाम लिखूंगा सीएफई प्राइवेट लिमिटेड। मैं इस तरह करके नाम लिखूंगा, बस इतना लिखा रहा हूं और कुछ नहीं लिखा था। द नेम ऑफ आवर कंपनी सीएफई प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह लिखने ज्यादा से ज्यादा, अदरवाइज खाली इस तरह ही लिखना, इट्स ओके। अल्फाज आदर बोलने तो वो भी लिखना, वो भी आपकी मर्जी है, नहीं तो खाली नाम ही आने दो। तो इस तरह अगर हमारी कंपनी होती मेरे पब्लिक कंपनी, तो नाम क्या आना था? सीएफई लिमिटेड। यानी कि सिर्फ वो ये बताना चाह रहा है नेम क्लॉज में आता क्या? कंपनी का नाम। लेकिन अगली बात आपको, क्योंकि हम तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, है खाली ये थोड़ी मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, हमें तो पढ़ाया जा रहा है। आगे आपको समझाएगा जब नाम लिख रहे हो तो कुछ चीजों का ख्याल रखना है कि कंपनी की टाइप किस तरह की है। तो कंपनी के लिहाज से मेरे बच्चे आपने नाम लिखना है। जस्ट एग्जांपल मेरे बच्चे देखिएगा, कहता है नेम क्लॉज ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ द कंपनी विद द एडिशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एट द एंड ऑफ द नेम इन केस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी। मेरे बच्चे ये नाम अगर मान लो कह रहा है अगर तो पब्लिक कंपनी, तो फिर जैसे सीएफई एक पब्लिक कंपनी है तो नाम ऐसे लिखा है, यानी कि नेम क्लॉज में सिर्फ नाम आ रहा होता। आगे हमें गाइडेंस दे रहा है कि नाम लिखना कैसे है। अगर तो पब्लिक कंपनी हो उसका नाम हमेशा कैसे लिखा जाएगा? इस तरह, सीएफई लिमिटेड। और अगर मेरे बच्चे प्राइवेट कंपनी हो तो नाम कैसे लिखा रहा होगा? सीएफई प्राइवेट लिमिटेड। और अगर ये सिंगल मेंबर कंपनी हो तो सीएफई एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि एसएमसी भी सिंगल प्राइवेट होती है। उसके बाद गारंटी लिमिटेड होता तो सीएफई गारंटी लिमिटेड, और अगर ये अनलिमिटेड कंपनी होती तो सीएफई अनलिमिटेड। याद रखोगे? तो ये पेपर में दे देगा, वो कहेगा अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी हो बताओ उन नीचे 4 ऑप्शन में से सही तरीकाकार क्या है उसका नाम लिखने का। तो अगर गारंटी लिमिटेड कंपनी होगी तो उसका सही तरीकाकार क्या होगा? इस तरह करके उसका नाम लिखा। वो कहेगा कोई भी मान लो कि नेस्ले कंपनी है, ये गारंटी लिमिटेड है, बताएं इसका नाम कैसे लिखाएगा नीचे। तो इस तरह मेरे बच्चे इसको याद रखना। अब पेपर में पता क्या होगा, जब वो कोई सिनेरियो कोई देगा या कुछ इस तरह का सवाल पूछेगा आपसे, वो वहां पे सिर्फ नाम लिखेगा सीएफई लिमिटेड। आगे उसको बताने की जरूरत नहीं ये प्राइवेट है, पब्लिक है, गारंटी है, क्या है। आपको नाम से ही पहचाना ये कौन सी कंपनी है, ये याद रखना। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, मुझे दिक्कत हुई थी जब हम मॉड्यूल डी में थे, तो सवाल आया। जब सवाल आया तो मैंने बाहर आके अपने दोस्तों को, यार ये तो बताया नहीं उसने कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है या पब्लिक है, ये तो कहीं लिखा ही नहीं उसने, है तो कैसे बताते कौन से रूल बताने। वो कहता राणा साहब खुदा का खौफ करें, क्या पढ़ा आपने? लिखा नहीं, सीएफई लिमिटेड अज्यूम कर लो पब्लिक कंपनी है। तो ये चीजें मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की उस वक्त हम नहीं ध्यान देते थे, कभी सोचा ही नहीं इस तरह की बात होगी। तो इसलिए मेरे बच्चे अब आपने लाजमी इस पर ध्यान देना है कि वो सिर्फ नाम बता दे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी कंपनी है। हाँ एक चीज है, अगर सीएफई लिमिटेड लिखा हो तो मैंने आपको बताया था ये लिस्टेड है या लिस्टेड है ये नहीं पता। अगर लिस्टेड होगी तो लाजमी तौर पे वो क्या करेगा? डिस्क्रिप्शन में बताएगा सीएफई लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है। अगर लिस्टेड अगर ना लिखा हो तो मोस्टली वो क्या होती है? अनलिस्टेड की ही बात कर रहा हूं, याद रखोगे मेरे बच्चे। तो नेम क्लॉज में क्या लिखा रहा होता है? नाम। लेकिन जो वर्ड्स आपने ऐड करने हैं उसमें उसका तरीकाकार आपको समझाया गया। अगर मेमोरेंडम बना रहे होते सिर्फ नाम क्या लिखाना था, अगर सीएफई पब्लिक कंपनी तो सिर्फ इतना नाम लिखा और मेमोरेंडम की नेम क्लॉज कंप्लीट हो जाती। याद रखोगे मेरे बच्चे? ये ना हो कि माशाल्लाह नेम क्लॉज लिख रहे हो, ये सारे अल्फाज आप भी लिख रहे हो वहां, ये आप समझाने के लिए है। बेटा नेक्स्ट जरा देखिएगा, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। अगर खाली रजिस्टर्ड ऑफिस की बात हो रही हो तो ऑफिस की बात हो रही हो, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की बात हो रही हो तो मेमोरेंडम की। मैं बार बार ये बताता जाऊंगा, आगे कहीं पे नेम को चेंज करना है कुछ और होगा, नेम क्लॉज चलो जो भी है, नेम क्लॉज को चेंज करना है, सिर्फ अल्फाज का मतलब बता रहा हूं। नेम की बात हो रही होगी तो शायद कुछ और होगा, नेम क्लॉज की बात होगी तो मेमोरेंडम की बात। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पे करना क्या है या किसका जिक्र हो रहा है। तो बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज मेरे बच्चों को याद होगा, जब हम कंपनी बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए थे, इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स, जब कंपनी बनाने के लिए वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन आपने रजिस्ट्रार पे जमा करवाई थी?
तो उस डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन के अंदर अगर आपको याद हो तो एक क्या था, रजिस्टर ऑफिस। रजिस्टर ऑफिस तो नहीं था, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस था। कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एक एड्रेस दिया था, अगर आपको याद है। ये कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए एड्रेस हमने दिया था टेम्परेरी तौर पर, कि जब तक हमारी कंपनी बन नहीं जाती और बना बना के कंपनी हम रजिस्टर रजिस्टर ऑफिस नहीं बना लेते, उस वक्त तक ये एड्रेस यूज होगा कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, खतो किताबत के लिए अथॉरिटीज के साथ। जिस दिन मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, पहला पहला रजिस्टर्ड ऑफिस लाजमी तौर पे उस कंपनी ने 30 दिन के अंदर बनाना होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस की बात कर रहा हूं, अभी क्लॉज की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। किसी भी कंपनी का सिर्फ एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, और ये वो जगह होती है जहां पे कंपनी जितनी भी दुनिया उसके साथ सब लेन देन, सब इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन सब यहीं से शेयर होती है। और कंपनी का जो भी चीजें कानूनी तौर पे कंपनी ने तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट्स हो, कुछ भी हो, इंफॉर्मेशन, वो हमेशा इसी जगह पे पड़ी होती है। सारी रिक्वायरमेंट्स कानूनी तौर पे कंपनी सारी इसी ऑफिस से पूरी कर रही होती है। तो इसको कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। ये लाजमी नहीं हेड ऑफिस, आगे बताएगा वो खुद ही। ये रजिस्टर्ड ऑफिस मेरे बच्चे वो ऑफिस होता है जो अथॉरिटीज को हमने बताया होता है कि हमारा ये वो जगह है जहां से सब मामला हमारे डील हो रहे होंगे। ये अथॉरिटीज को हम इस जगह का बताते हैं। हेड ऑफिस अलग हो सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस ही हेड ऑफिस बनाया हो, किसी कंपनी के 100 ऑफिस हो सकते हैं, ब्रांच ऑफिस, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी कंपनी का सिर्फ एक हो। ये अथॉरिटी, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यहीं पे पड़ी होती है। याद है पीछे आपने डिस्कस किया था वहां पे जब रजिस्ट्रार की पावर पढ़ रहे थे, तो वहां पे लिखा था कि ये छापा मार सकता है कंपनी में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह को कब्जे में ले सकता है। और ये छापा मारे, माशा हम कहेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहीं और पड़ी हुई है, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही रखने होते हैं। और रजिस्टर्ड ऑफिस भी वो कहे 3-4 हैं हमारे दूसरे रजिस्टर्ड ऑफिस में पड़े हुए हो, कह रहे पागल बना रहे हो, एक ही रजिस्टर्ड ऑफिस हो, याद रखोगे। जी बेटा, अब अगली बात आ गई रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की। तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में देखिएगा मेरे बच्चे, अब हुआ पता क्या, मैं एक और चीज आपको पहले ऐड कर, ये जो मेमोरेंडम की क्लॉज है ना, जैसे हमारे पाकिस्तान का आइन है, उसी तरह कंपनी का आइन भी ये मेमोरेंडम होता है। और आइन के अंदर जो चीज एक दफा लिख दी जाए ना, उसको इतनी जल्दी आप चेंज नहीं कर सकते। हमारे पाकिस्तान के आइन के अंदर जो तब्दीली करनी हो, जैसे कुछ तब्दीलियां हो गई हैं पिछले दिनों के अंदर, अगर आपको याद हो, एक तरमीम हुई थी आइन के अंदर, कोई तरमीम हुई थी, मेरा ख्याल है कोई अब तो 35-36 तरमीमें हो गई हैं आइन के अंदर, 26वीं आइनी तरमीम। तो खुद सोचे वो 26 तो आइनी तरमीम हो चुकी हैं, चलें इस तरह इससे भी पता चल जाएगा हमें। जो आइन 1973 में बना था उसमें कितनी तरमीमें हो चुकी हैं? 26। ये 26वीं तरमीम। तो इस तरमीम के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये नहीं कि किसी का भी दिल करे मुंह उठाए और जाके आइन में तब्दीली कर देना ना। इसके लिए इस हुकूमत ने, आर्मी ने, सब ने माशाल्लाह दिन रात मेहनत की इस आइन की तब्दीली के लिए। इतना आसान नहीं होता। तो सेम मेरे बच्चे एक चीज दिमाग में रख लीजिएगा, जो मेमोरेंडम के अंदर हम बात लिख दें उसको तब्दील करना इतना आसान नहीं होता। वही तरीकाकार होता है जिस तरह आइन को तब्दील करने का है, 3/4 मेजोरिटी। और 3/4 मेजोरिटी यहाँ पे कंपनी में जहां पे भी लफ्ज बोले कि 3/4 मेजोरिटी से मेंबर्स की ये काम होगा, तो इसका मतलब होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। आइन में फ्यूचर में जाके इस मेमोरेंडम के अंदर अगर आपने कोई तब्दीली करनी होगी ना, तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। वैसे मैं पहले बता दूं, मेमोरेंडम और आर्टिकल में जब जब कोई तब्दीली करनी पड़ेगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होती है बोला? जनरल मीटिंग में पास होती है, 21 दिन पहले नोटिस दिया जाता है, और मेंबर्स की 3/4 मेजोरिटी से पास होती है। अब होगा पता है मेरे बच्चे, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में हमने करना क्या होता है? एड्रेस लिखना होता है। वैसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एड्रेस लिखना होता है। हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है? मान लो ये जिस बिल्डिंग में आप बैठे हो ये है 57 एबक ब्लॉक, एबक ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर। अगर हमारी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस यही होता तो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंदर हम क्या लिखते हैं? 57 एबक ब्लॉक, न्यू गार्डन टाउन लाहौर, ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। तो हम ये लिख देते हैं। हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद मालिक इस बिल्डिंग को खाली करवा लेते हैं और हम चले जाते हैं, अज्यूम कर लो 14 एबक ब्लॉक, 14 एबक ब्लॉक। तो हमें वो जो मेमोरेंडम के अंदर लिखा हुआ था उसको क्या करना पड़ना था? चेंज करना पड़ना था। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, एक गली में या दूसरे मोहल्ले में जाने से ही हमें क्या करना पड़ना था? मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ना। और मेमोरेंडम को चेंज करना इतना आसान नहीं है। अब कानून ने इसका एक रास्ता निकाला, कहता है रजिस्टर ऑफिस में तो आपने लोकेशन लिखनी है ना, कि आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है। तो वो तो अक्सर चेंज होता रहेगा रजिस्टर ऑफिस। और जब भी आप बिल्डिंग चेंज करेंगे तो आपको एक्चुअली क्या चेंज करना पड़ेगा? आपको मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। तो आपके लिए हम एक आसानी पैदा कर देते हैं। हमने कहा कि क्या आसानी पैदा कर रहे हैं? वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे रखना चाह रहे हो? हम कहते हैं कि हम रजिस्टर ऑफिस ये 14 एबक ब्लॉक में रखना चाह रहे हैं। ये कहाँ पे है? हमने कहा कि ये गार्डन टाउन में। गार्डन टाउन कहाँ पे है? हमने कहा कि लाहौर। लाहौर कहाँ पे है? हमने कहा कि सर ये पंजाब में है। कहता है ये सही हो गया। कहता है कि जब आप रजिस्टर ऑफिस क्लॉज लिखोगे ना, आप सिर्फ वहां पे वो प्रोविंस लिख दो जिस प्रोविंस के अंदर आपका रजिस्टर ऑफिस, सिर्फ उसका नाम लिख दो, सिर्फ पंजाब। आवर रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन प्रोविंस ऑफ पंजाब। तो सिर्फ ये लाइन लिखें कि हमारा रजिस्टर ऑफिस
इन द प्रोविंस ऑफ द पंजाब में सिचुएटेड है। बस ये लाइन लिखनी है हमें, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या कि पंजाब के अंदर आप पूरे पंजाब में जहां पे मर्जी चेंज करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को, आपको क्लॉज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखते हैं, हम वो सूबा लिखते हैं जिस सूबे में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस हो। लेकिन एक और दिक्कत पैदा होगी, सर अगर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस किसी भी सूबे में ना हो, तो फिर इस्लामाबाद में हो, वो तो किसी सूबे में है ही नहीं। जब पाकिस्तान के कुछ और हिस्से भी हैं जो किसी सूबे का हिस्सा नहीं, ना इस्लामाबाद का है, जैसे आजाद कश्मीर और जीबी गिलगित बल्तिस्तान, तो फिर क्या होगा? उन्होंने कहा कि अगर तो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो किसी सूबे में, तो आप उस सूबे का नाम लिखें। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस हो इस्लामाबाद में, तो आप इस्लामाबाद लिखेंगे, इस्लामाबाद कैपिटल। अगर आपका पाकिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में रजिस्टर्ड ऑफिस हो ना जो सूबे में हो, ना ही इस्लामाबाद में आता हो, तो फिर आप उसका नाम लिखेंगे, जैसे आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान। क्या रखोगे? यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में हमने जगह नहीं लिखनी होती, एक्चुअली एड्रेस नहीं लिखना होता कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस 14 एबो ब्लॉक में है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ सूबे का नाम लिखना होता। अगर सूबे में ना हो, इस्लामाबाद में हो, तो इस्लामाबाद का। जब पाकिस्तान के जिस हिस्से में हो जो ना किसी सूबे का और ना इस्लामाबाद का हिस्सा हो, किसी और हिस्से में हो पाकिस्तान का हिस्सा, आजाद कश्मीर हो, गिल, तो फिर उनका नाम लिखे। कोई गली मोहल्ले ये चीजें नहीं लिखी जाती। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा जाता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? सूबे का नाम लिख देते हैं। इससे फायदा क्या होता है? उस सूबे में जैसे मर्जी अपने आप को चेंज करते रहे अपनी लोकेशन, आपको मेमोरेंडम नहीं तब्दील करना पड़ता। अब अगली बात आप सोचते होंगे, सर यही तो हमने अथॉरिटीज को जमा कराना है, अथॉरिटीज क्या हमें पूरे सूबे में ढूंढेंगे? नहीं, हम उनको लोकेशन भी बताते हैं। वैसे हम मेमोरेंडम में रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में सिर्फ हम क्या करते हैं, हम सूबा लिखते हैं, लेकिन जब हम अथॉरिटीज को बताते हैं, क्या बताते हैं साथ? उसको एड्रेस भी बताते हैं। ये ना सोचना कि अल्लाह माफ करे पूरे सूबे में ढूंढ रहे होंगे हमारा रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है। याद रखोगे? अच्छा बताओ, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में क्या लिखते हैं? जिस प्रोविंस में आपका रजिस्टर ऑफिस हो उस प्रोविंस का नाम, और अगर प्रोविंस में ना हो, हाँ बिल्कुल, याद रखोगे इसको। निबड़ा देखिएगा, इससे फायदा क्या होगा? अगर आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करोगे तो मेमोरेंडम को चेंज करने की नौबत नहीं आएगी। हाँ आ सकती है। आप अज्यूम कर लो हम लाहौर से उठ के चले गए कराची। हाँ, इसका मतलब पहले हमारा अगर लाहौर से उठ के कराची गए हैं तो रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में पहले क्या लिखा हुआ था? पंजाब। अब क्या लिखना होगा? सिंध। अभी वहां पे कराची नहीं लिख रहे हैं, सिंध लिखें। अब हमें मेमोरेंडम को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। अगर हम सिंध से उठ के इस्लामाबाद आ जाते हैं तो फिर चेंज हो, इस्लामाबाद लिखना होगा। अगर हम इस्लामाबाद से उठ के चले जाते हैं आजाद कश्मीर, चेंज होगा। लेकिन अगर इस्लामाबाद में ही हम कहीं पे चेंज कर रहे हो, या सिंध से कराची से उठ के हम सखर चले जाए, फिर कोई दिक्कत। याद रखोगे मेरे बच्चों? देखिएगा, कह रहा है कि दिस क्लॉज शैल स्टेट द प्रोविंस, यानी कि वो खुद बता रहा है आपको कि इस क्लॉज में हमने क्या बयान करना है, सूबा या पार्ट ऑफ पाकिस्तान नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए प्रोविंस। या हम पाकिस्तान के उस हिस्से का नाम लिख देंगे जो किसी सूबे का हिस्सा ना हो, जैसे मैंने आपको बता दिया इस्लामाबाद और बाकी दो जगह गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। एज अ केस पहले फाटा भी हुआ करता था, लेकिन उसके बाद उसको केपी के जम कर दिया, इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। यानी कि हमने पास इतनी लाइन लिखनी होती है कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है? इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। अब रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ द पंजाब। यार को ले बेटा, पता नहीं ये बात समझ आई है कि नहीं? आप पढ़ क्या रहे हो बोला? मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में जो बातें लिखी जाती है कैसे लिखी जाती हैं? क्लॉजेस की शक्ल। सबसे पहली क्लॉज आपने क्या डिस्कस की? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में सिर्फ नाम लिखा रहा होता, लेकिन लिखने का तरीकाकार आपको यहाँ पे बता दिया गया। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, इसमें क्या लिखा रहा होता है? हाँ, यहाँ पे ये नहीं कहना कि एड्रेस लिखा रहा होता है। यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में प्रोविंस लिखा जाता है, जिस प्रोविंस में हम हो या पाकिस्तान के जिस हिस्से में हो, प्रोविंस के अलावा उसका उस हिस्से का नाम लिखा जाएगा। लिबड़ा नेक्स्ट देखिएगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। अच्छा, इसका पुराना नाम हुआ करता था ऑब्जेक्ट क्लॉज। इस क्लॉज का ये कंपनी एक्ट 2017 से पहले इसका पुराना नाम क्या हुआ, वो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो मिल जाएगा आपको। इसका पुराना नाम हुआ करता था ऑब्जेक्ट क्लॉज। अब मेरे बच्चे ऑब्जेक्ट क्लॉज में होता क्या, इसको जरा देखिएगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज में लोग पहले तो देखिएगा, हम वही काम कर सकते हैं जो चीज हमने मेमोरेंडम में लिखी। पहले हमें पुराने जो कंपनी लॉ थे वो क्या कहते थे, आप वही काम कर सकते हो जिस काम का आपने मेमोरेंडम में जिक्र किया हो। मान लो हमने कॉलेज खोला हुआ और आगे फ्यूचर में जाके हम पोल्ट्री फार्म भी खोलना चाह रहे हैं, हमें लाजमी तौर पे मेमोरेंडम में इसका जिक्र करना चाहिए। सीएफई के नाम पर अगर हम इस तरह का कोई भी आगे जाके फ्यूचर में बेकरी भी खोलना चाह रहे हैं, उस देखा जाएगा मेमोरेंडम के अंदर क्या बेकरी का जिक्र था? पुराने वक्तों में ऐसे हुआ करता था।
यानी कि जो कारोबार करना चाहते हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का, कोई भी इस तरह का स्कूल है, आगे कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी बनाना चाहते हो, सबका जिक्र होना चाहिए था मेमोरेंडम में, तभी वो काम कर सकते हो। यानी कि वो काम करने की आपको इजाजत ही नहीं है जिसका मेमोरेंडम में जिक्र ना हो। ये पुराने वक्तों में होता। ये बेटा कंपनी अलग अलग है, तो मेमोरेंडम में हर कंपनी का अपना अलग होगा। तो नहीं नहीं मेरे बच्चे, ऐसे क्या हो सकते हैं, सिंध में भी हो, पंजाब में भी हो। आप रजिस्टर्ड कहाँ पे होंगे, देखा जाएगा। जस्ट एग्जांपल, आपका रजिस्टर ऑफिस कहाँ पे है, अगर वो यहाँ पे पंजाब में है, तो आप पूरी दुनिया में जहाँ पे मर्जी काम करते रहे इस नाम से। सिंध में भी करें, बाकी सूबों में भी जाके करें, लेकिन वहां पे लहदा कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। वो पहले ही रजिस्टर्ड है एक ही जगह पे। कोई लहदा बनाना चाहे तो बना सकते, एक कंपनी खुद एक लहदा कंपनी बना सकती है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ, ब्रांचेज जहाँ पे मर्जी खोलें, और मल्टीनेशनल कंपनी यही तो कहते हैं, बड़ी यूएसए में है, पूरी दुनिया में काम कर रही है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कंपनी एक जगह पे रजिस्टर हो। नहीं बेटा, वापस। अच्छा, मैं बता रहा था, इस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज का पुराना नाम क्या हुआ करता था, ऑब्जेक्ट क्लॉज। और ऑब्जेक्ट क्लॉज में लोग क्या करते थे, जितने कारोबार फ्यूचर में लग रहा होता था ना उनको लिखने का, वो सारे लिख दिया करते थे इररेलेवेंट किस्म के। 2-3 सफों पे वो सब कुछ लिख देते थे बेचारे, डरते हुए कि फ्यूचर में अगर हमें ये काम करना पड़ गया, तो ये ना हो कि उस वक्त हमारे पे पाबंदी लग जाए कि भाई ये काम तो आपके मेमोरेंडम में लिखे नहीं हुआ, आप कर ही नहीं सकते। इसलिए वो लिखे जाते थे, इलेक्ट्रॉनिक, पोल्ट्री फार्म, स्कूल, कॉलेज, आगे सड़कें भी पक्की कर सकते हैं हम, फलाना कर सकते हैं, नालियां बना सकते हैं, जो दिल करता था लिख देते थे, डरते हुए बेचारे। लेकिन उन्होंने ये अथॉरिटीज कह रही हैं, यार ये क्या गन डाल देते हो आप। कहते हैं "नहीं, कर सकते हैं, हो सकता है फ्यूचर में करना शुरू कर दें, हम तो एहतियात कर रहे हैं"। इन्होंने कहा कि आज के बाद ये सारा कुछ खत्म सिलसिला। आज के बाद आप जो कारोबार करना चाहते हो पाकिस्तान में कानूनी तौर पे जो लॉ है आप कर लो, मेमोरेंडम में गन ना डालो। मेमोरेंडम में सिर्फ एक कारोबार लिखो, और वो कारोबार कौन सा होना चाहिए, जो आपका मेन बिजनेस हो, प्रिंसिपल बिजनेस, सिर्फ वो कारोबार लिखो। आप जितने मर्जी कारोबार, चाहे आप कुल्फियां बेचे हैं, लेकिन इसके अंदर कितने कारोबार लिखने हैं, सिर्फ एक कारोबार लिखना, और वो कौन सा, मेन। अगर कुल्फियां बेचने हैं आपका मेन बिजनेस है, वो यहाँ पे लिखो। लेकिन अगली बात सोचने वाला सोचेगा कि सर, अगर अज्यूम कर लो कि अगर हम चले एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये गोरमेट, चलो मान लो ये तो बेकरी से शुरू हुई ना, अगर गोरमेट के नाम से हम एक कंपनी बनाने जा रहे हैं, और शुरू में हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम बेकरी भी अभी लॉन्च कर देंगे, उसके बाद हमारा रेस्टोरेंट भी होगा, हमारा फर्नीचर भी होगा, हमारा न्यूज चैनल भी होगा। तो ये सारा अगर हम शुरू से सोच के बैठे हों, तो फिर हम मेमोरेंडम में कौन सा कारोबार लिखे इनमें से, आगे बताएगा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की निशानी क्या है। ऐसा कारोबार जिसमें सबसे ज्यादा एसेट हो और सबसे ज्यादा रेवेन्यू। ऐसा कारोबार जिसमें सबसे ज्यादा एसेट हो और सबसे ज्यादा रेवेन्यू हो। और फिर अगर किसी कारोबार में सबसे ज्यादा एसेट है और किसी और कारोबार में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है, इन दोनों में से जो ज्यादा हो, वो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस होगा। अभी मैं बताऊंगा ना, अभी देखेंगे उसकी दी हुई एग्जाम्पल। हम 4 कारोबार कर रहे हैं, हमारा सबसे ज्यादा रेवेन्यू हमें लग, अभी देखो शुरू के अंदर हम कौन सा लिखेंगे, अभी तो कंपनी बनने जा रही है, अभी तो ना रेवेन्यू ना एसेट्स उतने, बनते वक्त तो कोई रेवेन्यू एसेट नहीं ना होंगे। उस वक्त आपने मेमोरेंडम की जब लिखेंगे ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, उस वक्त कौन सा कारोबार लिखेंगे, कहता उस वक्त तो सोचो आपको कहां पे लग रहा है कि किस में आपके एसेट ज्यादा होंगे या किस में रेवेन्यू ज्यादा होगा, क्या या इन दोनों में से हाईएस्ट किस में होगा, सिर्फ वो लिख दो। आगे फ्यूचर में जैसे आप वो रिवेल्यूशन करते हो ना एसेट्स की, है हर साल आप उसको दोबारा से रिकंसिडर करते हो, देखते हो, उसी तरह फिर आपने देखा करना है कि आपका प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है, और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की निशानी क्या होगी उसको तो देख लो। ऐसा बिजनेस जिसमें सबसे ज्यादा एसेट हो, जिसमें सबसे, और इन दोनों में जिसमें हाईएस्ट हो, दोबारा तो देखिएगा। ये उसके एग्जांपल, उसी के एग्जांपल पकड़ लेते हैं। कहता है एक कंपनी वो 3 कारोबार कर रही है, टेक्सटाइल, शुगर और फ्लोर। मुझे ये बताएं, सबसे पहले एसेट का देखो, सबसे ज्यादा एसेट किस कारोबार के अंदर, टेक्सटाइल। अच्छा, जिसके जिसके ज्यादा एसेट है ना, परसेंटेज भी उसी की ज्यादा आनी है, क्योंकि आपको पता परसेंटेज हमने निकाली कैसे होगी। हाँ, इसी के लिहाज से तो पक्की बात, परसेंटेज भी उसी की ज्यादा होगी, चाहे वो परसेंटेज दे दे, चाहे वो आपको इस तरह अमाउंट में दे दे, दोनों का एक ही मतलब है। तो सबसे ज्यादा एसेट किसमें है, टेक्सटाइल में। आपने टेक्सटाइल को लहरा कर दिया, यहाँ पे लिख लें टेक्सटाइल, और कितने मिलियन के हैं, 500 मिलियन। सबसे ज्यादा रेवेन्यू किसमें है, और रेवेन्यू शुगर में है 4500। ऐसे ही परसेंटेज भी जाहिर बात है उसी की होगी। तो शुगर यहाँ पे आ गया, और रेवेन्यू कितना है, 4500। ऐसे ही है ना? इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा है, इन दोनों में, शुगर। शुगर हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। यानी कि पहले जितने आपके कारोबार हैं उसमें हाईएस्ट एसेट्स वाला कारोबार लहरा कर दो,
फिर जितना आपके कारोबार है उनके हाईएस्ट रेवेन्यू वाला कारोबार लहदा कर लो। और अगर फिर जब इन दोनों को लहदा कर लोगे, इन दोनों में से देखो हाईएस्ट किस में है। तो इन दोनों में से जो हाईएस्ट होगा वो क्या होगा, कहाँ पे 500, कहाँ पे 4500। लेकिन तरीकाकार यही, इतना ही सादा है यार को। चलें जरा बना लेते हैं अपना कुछ खुद से ही, गौरवी वालों का बना लेते हैं। उनका बेकरी भी है, एसेट्स, रेवेन्यू। तो बेटा अगर हम बेकरी की बात करते हैं, एसेट्स हैं उसके 300 मिलियन के, और रेवेन्यू है उनका 600 मिलियन के। रेस्टोरेंट 450 मिलियन के एसेट्स, और रेवेन्यू है मेरे बच्चे उनका 500 मिलियन का। फर्नीचर एसेट है मेरे बच्चे उनके 600 मिलियन के, और रेवेन्यू है 460 मिलियन। अगरचे ये नहीं होता इस तरह, लेकिन फिर भी फर्नीचर आजकल आपको पता है कि लोगों की प्रायोरिटी चेंज हो। बेटा उसके बाद न्यूज़ चैनल, एसेट है इनके 200 मिलियन के, और रेवेन्यू है इनका 1000 मिलियन का। ठीक हो गया। अब आपने देखना है कि इसमें से प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस कौन सा है। तो क्या करना है, एसेट्स जिसमें हाईएस्ट है और जिसमें रेवेन्यू हाईएस्ट। एसेट किसमें हाईएस्ट है, फर्नीचर में 600 मिलियन, और रेवेन्यू किसमें हाईएस्ट है, न्यूज़ चैनल में कितना बोला, 1000 मिलियन। इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सा, तो न्यूज़ चैनल हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। यार रखो, जब कंपनी बन रही होगी उस वक्त तो कौन सा लिखेंगे, जिसमें लग रहा हो। और फिर हम क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते रहेंगे, उसको वक्तन फवक्तन रिव्यू करते रहें। अगर चेंज हो रहा हो आगे फ्यूचर में हो सकता है, अच्छा इसमें मान लो कि रेवेन्यू ये कम हो गए, जैसे इमरान खान की हुकूमत दोबारा आ गई तो न्यूज़ चैनल को उसने खिलाना बंद कर दिया, ये रेवेन्यू आ गया 300 मिलियन। अब बताओ, तो फिर क्या होगा, 600 और 600 दो टकरा गए। इस तरह ना करें क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं इसको हम कर लेते हैं 700 मिलियन। तो फिर दोनों ही लिखें, बराबर है ना। तो ये दो हमारे बिजनेस में प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इट्स ओके, क्योंकि और तो क्या है फिर, यही तरीका कार है, दोनों बराबर है। याद रखोगे इस बात नहीं मैडम, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज में इसका पुराना नाम क्या बोला, ऑब्जेक्ट क्लॉज। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज की शिनाख्त कैसे करते हैं, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस की शिनाख्त कैसे करते हैं, किस बिजनेस में सबसे ज्यादा एसेट है और किस में सबसे ज्यादा रेवेन्यू, दोनों हाईएस्ट में से किस में हाईएस्ट है, तो फिर वो हमारा क्या होगा। अच्छा इसके अल्फाज थोड़े से अजीब होंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस मींस द बिजनेस इन विच सब्सटेंशियल एसेट्स आर हेल्ड, जिसमें सबसे ज्यादा एसेट या लाइकली टू बी हेल्ड हैं या हो सकते हैं। ये क्यों लाइकली टू बी हेल्ड का मतलब क्या है, जब हम कंपनी बना रहे हैं उस वक्त तो यही होगा ना, लाइकली टू लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा एसेट हो, उस वक्त तो अभी होंगे नहीं एसेट। एक बात होगी जिसमें सबसे ज्यादा एसेट हो, या हमें लग रहा है हो सकते हैं, या सब्सटेंशियल आर लिखा हुआ है, या सब्सटेंशियल रेवेन्यू इज अर्न आर लाइकली टू बी अर्न, या हमें लग रहा हो कि जिसमें सबसे ज्यादा हम रेवेन्यू कमा रहे हैं या कमाएंगे बाय ए कंपनी, और फिर इन दोनों में से विच एवर इज हायर, यानी कि एसेट्स का हाईएस्ट, रेवेन्यू का हाईएस्ट, और फिर इन दोनों हाईएस्ट में विच एवर इज हायर। सबसे ज्यादा एसेट जिसमें हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू जिसमें हो, फिर इन दोनों में से जो हाईएस्ट हो। याद रखो, तो इसलिए मेरे बच्चे यहां से उसने वो आगे एग्जाम्पल नहीं ना समझे। अच्छा थैंक यू मेरे बच्चे थोड़ा सा अप्लाई भी करवा चुके हैं। नहीं मेरे बच्चे कहता है कंपनी में कह रही उन्हें आर अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस, ये ना हो कि चर्च का कारोबार कर रहे हैं, कहता है लॉफुल हो, जो मर्जी कर लो, आपको कोई मना नहीं। आर एक्टिविटी, यानी कि पहले डर होता था ना कि मेमोरेंडम में नहीं लिखा होगा तो कर नहीं सकते हो, कहता है जो दिल करता कर लो, लेकिन वो पाकिस्तान में क्या हो, लॉफुल हो, आप कर सकते हो। आर एक्टिविटी एंड डू एनी एक्ट आर एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन बीइंग इंसिडेंटल एंड इंसिलरी, और आप अपने कारोबार के लिए जो भी लाजुम मलजूम कोई एक्ट या ट्रांजैक्शन करना चाहते हो ना वो भी कर सकते हो, मेमोरेंडम में जिक्र करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ऐसे काम जो जैसे हमें लग रहा है कि सीए के लिए हमें शुरू से इनटेक चाहिए, हमने स्कूल बना दी, हमारे लिए लाजमी है ताकि हम वहीं से बच्चों को आगे लेकर आए हैं। फिर हमने कहा कि स्कूल के बाद वो बच्चे कॉलेज में तो निकल जाते हैं इंटर में, हमने इंटर का कॉलेज भी लॉन्च कर दिया है। तो जो हमें लग रहा है ना हमारे कारोबार की जो चीज़ जरूरी है, जैसे आप फैक्ट्री लगाई गन्ने की, आपको ये शुगर की, आपको लग रहा है कि गन्ना खुद उगाएंगे तो कर लो,
गन्ना उगाना आपकी कंपनी को मना नहीं है, याद रखोगे। तो जो आपके कारोबार के लिए जो चीजें लाजम मलजूम आपको लग रही हो, सब कुछ कर लो, बस कानूनी हो। विच इज नेसेसरी इन अटेनिंग इट्स बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि अपने कारोबार की एक्टिविटीज को, मकसद को अटेन करने के लिए जो कुछ करना चाहते हो कर लो, बस कानूनी तौर पे अलाउ होना चाहिए, आपको इजाजत है। होएवर, इसका मतलब आगे उसकी कुछ बताने लगा, आप चुकन्ना कर रहा है भाई, लेकिन the principal line of business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with the name of the company। लेकिन एक चीज दिमाग में रखनी है कि आपने मेमोरेंडम के अंदर क्या रखना है, आपने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस देखना है, जो मेन बिजनेस होगा, और उसकी निशानी उसने ऊपर बता दी कि वो कौन सा मेन बिजनेस होगा। और अगली बात बड़ी अहम है, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस और नाम ये हमेशा आपस में मैच करने चाहिए, कमेंसुरेट करने चाहिए। यानी कि जैसा नाम वैसा काम, जैसा काम वैसा नाम। आज जस्ट एग्जांपल, मान लो सीएफई इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये हमारा नाम, और बाद में हमारा जो मेन प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बन गया वो टेक्सटाइल बन गया। तो मेरे बच्चे, अगर हमने हमारा जो मेन बिजनेस वो टेक्सटाइल बन गया, अब हमें अपना नाम भी चेंज करना पड़ेगा, अब सीएफई टेक्सटाइल लिमिटेड रखना पड़ेगा, याद रखोगे। यानी कि जिस तरह का नाम हो उस तरह का काम। और अगर काम चेंज हो गया, काम कब चेंज होता है, जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, अपने नाम भी चेंज करना है। आगे जाके हम देखेंगे क्या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है, हाँ। क्या प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस जब चेंज करेंगे उसका तरीकाकार देखेंगे। अगर जब प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होगा तो साथ ही एक और चीज पे ध्यान देना है, कहीं नाम भी चेंज करना पड़ेगा कि नहीं। हो सकता है आपको सिर्फ प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज होने से अपना नाम भी चेंज करना पड़े, याद रखो। और जब नाम रखना होता है वैसे वो तो हमेशा अपने अपने कारोबार के लिहाज से ही रखना होता है, जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस हो उसके लिहाज से नाम रखना, याद रखोगे मेरे बच्चों। कहता है कंपनी शैल नॉट एंगेज इन, आगे उसी का मतलब बता रहा है लॉफुल वगैरह का, कि आपने इस तरह के काम नहीं करने पाकिस्तान में, जो मर्जी कर लो। यानी कि आपको वैसे तो लगा ना खुली छूट दे दी, जो मर्जी कर लो, साथ ही उसको लगा कि कहीं इसका नजायज फायदा ना उठाएं इस खुली छूट का, तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसा काम नहीं करना जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन पाकिस्तान। यानी कि जो मर्जी करो लेकिन ऐसा काम ना करना जो पाकिस्तान में प्रोहिबिटेड हो। साथ ही एक और बात कर दी, कहता कि रिस्ट्रिक्शन बाय लॉ, हाँ कोई ऐसा कारोबार भी हो सकता है जो हो तो कानूनी तौर पे, लेकिन उस कारोबार को करने के लिए आपको कहीं और से लाइसेंस वगैरह भी जरूरत है। हाँ, तो फिर खाली कंपनी रजिस्टर करवा लेना काफी नहीं होगा, आपको उसके लिए रेलिवेंट लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा। मान लो कि आप कोई पेट्रोल बेचने वाली कोई कंपनी बना लेते हैं, उसके नाम पे कंपनी तो रजिस्टर करवा ली, लेकिन पेट्रोल पंप खोलने के लिए आपको लाइसेंस अलग लेना पड़ेगा वगैरह से। कंपनी तो एससीसीपी के पास रजिस्टर्ड होनी है, रजिस्ट्रार के थ्रू। लेकिन मेरे बच्चे वो जो पेट्रोल पंप का लाइसेंस कहाँ से मिलेगा, वो ओगरा से मिलेगा, वो लेता लेना पड़ेगा। आपने मान लो कि यही हम सीएफई कॉलेज ही अगर मान एज्यूम कर लें, अगर इसी को हम कंपनी बना के करना चाहें तो कर लें, लेकिन हमें इस कॉलेज को खोलने के लिए आई कैप से आरआईटी यानी कि उससे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, वो हमें लेना होना पड़ेगा, याद रखोगे। कहता कि आपने हाँ जो मर्जी कारोबार कर लो, लेकिन कुछ कारोबार करने के ऊपर जो पाकिस्तान में जो बाकी रिस्ट्रिक्शन है ना वो भी पूरी करनी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है कि फलाना कारोबार करना तो उसके लिए लाइसेंस करवाओ, अगर फलाना कारोबार करना रजिस्ट्रेशन परमिशन अप्रूवल हैज बीन ऑब्टेन्ड और कंप्लायंस विद एनी अदर कंडीशन हैज बीन मेड। यानी कि खाली कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेना किसी कारोबार करने के लिए वो लाइसेंस नहीं होता कि जाओ अब जो मर्जी कर। अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, फिर आप जो कारोबार करना चाहें उस कारोबार से रेलिवेंट कोई मजीद रजिस्ट्रेशन परमिशन अप्रूवल या लाइसेंस की जरूरत हो वो लहदा हासिल करेंगे आप, याद रखोगे। कोई स्कूल खोल रहे हैं तो एचईसी से लहदा रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने आप, कंपनी खाली रजिस्टर्ड करवा लेना काफी नहीं होगा, याद रखोगे मेरे बच्चों। ये गाइडेंस है बस, इसका कभी पूछा नहीं इस तरह की बात, इस तरफ अच्छे तरीके से रीड करनी है, याद क्या करना है कभी। हाँ वो हो सकता है नोट लिखेंगे प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस के ऊपर 4 नंबर के, फिर ये सारी बातें लिखेंगे, उसमें पहले लिखाया हुआ लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर लिखें, तो फिर वो लिमिटेड लायबिलिटी के ऊपर अभी आएगा इसके अगली क्लास लिमिटेड लायबिलिटी। और क्या, उन्होंने भी अपनी वर्डिंग में लिखा हो, नहीं नहीं जरूर हमेशा अपनी वर्डिंग में लिखे, कोई दिक्कत नहीं ले बेटा। हाँ कोई डेफिनेशन हो तो उसमें थोड़ा सा अल्फाज थोड़ा सा ख्याल रखा कर, वो भी ज्यादा नहीं। नहीं मेरा अच्छा कहीं नहीं, वो कर ही नहीं सकते हम, हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं ही नहीं, इंसान है ना मेरे बच्चे, इंसानों में इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें हमारे कोई कमी रह जाएगी, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकेंगे, हम प्रिंटर थोड़ी हैं। इसलिए मेरे बच्चे आपको पूरी छूट है, आप नहीं डेफिनेशन हाँ आती नहीं वैसे, लेकिन आ भी जाए अपने अल्फाजों में लिखना। एग्जिस्टिंग कंपनी, अब अगली बात है मेरे बच्चे हुई, ये कंपनी 2017 कब आया था बोला, 2017। अच्छा जो पुरानी कंपनियां परेशान होंगी,
क्योंकि प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, अब उन्होंने कह दिया था प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस इस तरह तय होगा, उसके मुताबिक लिखो। और चलो उस तरफ ना भी हो, उनके पुराने जो मेमोरेंडम बने हुए थे उनके अंदर प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज लिखी आ रही होती थी, नहीं वहां पे क्या लिखी आ रही थी, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उनको लगा कि भाई हमें तो चाहे हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस सेम ही हो, लेकिन उसके बावजूद हमें हेडिंग तो चेंज करनी पड़ेगी, और प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस आप लिखनी पड़ेगी किसकी जगह पे, ऑब्जेक्ट क्लॉज की जगह। हमें तो अपना मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। तो वहां पे उन्होंने कह दिया कि आज के बाद आपका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है वो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज ही ट्रीट होगी, आपको मेमोरेंडम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। पुरानी कंपनियों को मेरे बच्चे एक आसानी पैदा कर दी गई कि आपकी जो मेमोरेंडम के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज है, कंपनी एक्ट 2017 के बाद उसको क्या ट्रीट किया जाएगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। आपको ऑब्जेक्ट क्लॉज को नाम चेंज करके प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस लिखने की जरूरत नहीं है। यार रखो, परेशान तो थे ना वो, जब ये लिखना पड़ेगा। एग्जिस्टिंग कंपनी उस वक्त की बात कर रहा है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी बिफोर कंपनी एक्ट 2017, may continue with their existing memorandum and the object clause be treated as a principal line of business clause। तो उनकी जो पुरानी ऑब्जेक्ट क्लॉज थी उसको हम प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज ट्रीट किया करेंगे। यानी कि उनका नाम तो लिखा हुआ था ना ऑब्जेक्ट क्लॉज, उनको लग रहा था अब इस नाम की जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन अब वो काम वही करना है कि जो आपका मेन बिजनेस है वो मेंशन कर देना। आइंदा फ्यूचर में कभी हो इस तरह का मामला, गोली मारो, उसी को रहने दो, उसको छेड़ो ही ना। ऑब्जेक्ट क्लॉज को प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस बना के उसी तरह चलाते जाओ, रोड़ा ही मकाओ। नहीं बेटा नेक्स्ट देखिए, पढ़ क्या रहे हो बोला, मेमोरेंडम। इसमें जो बातें लिखी जाती है किस तरह लिखी जाती है, क्लॉजेस की शक्ल। सबसे पहली क्लॉज क्या, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज में क्या लिखा जाता है, नाम, और कैसे लिखा जाता है वो तरीकाकार बता दिया उसने। उसके बाद नेक्स्ट क्लॉज कौन सी थी, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, खुदा का खौफ करें, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज। और रजिस्टर ऑफिस क्लॉज में मेरे बच्चे क्या लिखा जाता है, सूबा या पाकिस्तान का वो हिस्सा जिसमें हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस हो। और उसके बाद अगर आपने कब नौबत आएगी रजिस्टर ऑफिस क्लॉज को चेंज करने की, हाँ जब प्रोविंस वगैरह चेंज हो या इस्लामाबाद से निकल के तो बिल्कुल। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। इसमें क्या लिखा जाता है, हाँ जिस बिजनेस में हाईएस्ट एसेट, जिस बिजनेस में हाईएस्ट रेवेन्यू, फिर इन दोनों हाईएस्ट का जो हाईएस्ट हो वो हमारा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस। और इस प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का पुराना नाम क्या हुआ करता था, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक हो गया। ले बेटा नेक्स्ट आ गया हमारा लायबिलिटी क्लॉज। नाम से पता चल रहा है इस क्लॉज में क्या लिखना है, हमारी कंपनी की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। अगर तो अनलिमिटेड है रौले मुका, बस वहीं पे इतनी लाइन काफी है, हमारी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। लेकिन अगर लिमिटेड हो फिर लिखना पड़ता है लिमिटेड बाय गारंटी है या शेयर कैपिटल है। अगर तो लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल फिर रौला मुका कि जितने जितने शेयर खरीदे होंगे वहां तक उसकी लायबिलिटी हो। लेकिन अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो तो फिर लिखना पड़ेगा कितनी गारंटी, क्योंकि गारंटी तो ये तो नहीं जिसकी दिल करे जितना गारंटी दे दे, नहीं नहीं, गारंटी तो फिर एक ही जैसी हो। याद रखोगे मेरे बच्चे, तो ये लायबिलिटी क्लॉज में लिखी आ रही है उसके बाद। यार अगर तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हो एंड लिमिटेड बाय गारंटी, लायबिलिटी क्लॉज स्टेट द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी मेंबर इज लिमिटेड, ये अल्फाज लिखे होते हैं। यानी कि लायबिलिटी क्लॉज में सिर्फ ये लाइन लिखी जानी है, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। यानी कि किसी रियल भी अगर आप मेमोरेंडम देखोगे, वैसे भी देख लिया करो, वैसे होता तो चाहे डॉक्यूमेंट इस तरह के बात का अक्सर अवेलेबल होते हैं उस गूगल के ऊपर, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ मेमोरेंडम और आर्टिकल इस तरह का बनाऊं। ले बेटा दोबारा देखो, कहते हैं कि इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखाएगा, लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। और अगर लिमिटेड लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखाएगा, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। पूछ सकता है पेपर के अंदर एमसीक्यूज में कि एक फलानी सीएफई लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है, अच्छा लायबिलिटी क्लॉज के अंदर किस तरह लिखाएगा, चार ऑप्शन आएंगे। उस वक्त हमने गौर नहीं किया होगा, अब हमें लगा कि यहाँ पे फजूल सी बात लिखी हुई है, ये कौन सी काम की है। जब वो कह देगा ना ये बताएं इनमें से सही किस तरह लिखा जाएगा इसमें लायबिलिटी क्लॉज के अंदर कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो ये अल्फाज लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। ये नहीं लिखा जाता कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी क्या हुआ करती थी, वो तो अनलिमिटेड थी। अगर कोई लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी है वहां पे ये नहीं लिखा जाएगा लायबिलिटी ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड, ना ना, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। उसके बाद अगर अनलिमिटेड तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड, क्योंकि कंपनी की तो लायबिलिटी हर सूरत में अनलिमिटेड ही होती है। इन केस एक ही बात है ना, फिलहाल तो एक ही, वैसे मैं कह रहा हूँ ना, चाहे उसको मेंबर कह लें चाहे शेयर होल्डर कह लें। अगर अगर हम मेंबर की बात करते हैं उसमें गारंटी वाला भी आ जाएगा। तो अगर आप किसी कंपनी के मेंबर बनते हैं और वो गारंटी लिमिटेड है तो आपकी लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है तो लिमिटेड है ना आपकी लायबिलिटी। लफ्ज लिखाएगा लायबिलिटी ऑफ द मेंबर, अगर कोई गारंटी लिमिटेड कंपनी उसमें यही लफ्ज लिखाएगा लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड। फिर आगे लिखेंगे
अगर इन केस ऑफ गारंटी लिमिटेड कंपनी लायबिलिटी किस हद तक लिमिटेड है, फिर आगे मान लो कि 50,000 की अमाउंट तक, तो फिर वहां तक लिमिटेड, यानी कि लिमिटेड बाय गारंटी हो या लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल, तो ये क्लास में लिखा है। अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो तो फिर ये इजाफा मजीद क्या, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड एडिशनल सेंटेंस इज एडेड, यानी कि पहले हम लिखेंगे लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, फिर आगे लिखेंगे कि किस हद तक लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड अप टू ₹50,000, अप टू द गारंटी अमाउंट ऑफ ₹50,000। इस तरह करके हम एक सेंटेंस और ऐड कर देंगे उसके अंदर, एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ दैट कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स, लेकिन वो फिर हमें याद है, बार बार बता रहा है, ये जो गारंटी की अमाउंट कब ला के देनी है, बाइंडिंग आपके अमाउंट, वो देखो यहाँ पे बेचारे ने बकवास की है, उसको लग रहा है कि बच्चों को बार बार बताना पड़ेगा तब इनको समझ आ जाएगी, लेकिन माशाल्लाह सियाने बच्चे हैं, इनको पहले ही पता है। पढ़ क्या रहे हो? पहली क्लॉज कौन सी पढ़ी, दूसरी क्लॉज कौन सी पढ़ी, और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में क्या लिखा जाता है, प्रोविंस, फिलहाल प्रोविंस, जब ठीक हो गया सियाने लोग। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज मेन कारोबार, क्या निशानी है, ठीक हो गया। लायबिलिटी क्लॉज में क्या लिखेंगे, लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, अगर अनलिमिटेड हो तो अनलिमिटेड है, कुछ भी लिखने की जरूरत, अगर लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल हो तो फिर बस लिमिटेड बाय लायबिलिटी ऑफ मेंबर क्या है, लिमिटेड है, कुछ और लिखने की जरूरत, अगर लिमिटेड बाय गारंटी हो तो किस हद तक गारंटी, फिर अगला सेंटेंस भी ऐड होगा। तो बेटा नेक्स्ट देखिएगा, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, आगे कह रहा है कि ये हर कंपनी की ये क्लॉज हर जगह पे नहीं आएगी, हर कंपनी के मेमोरेंडम में नहीं आएगी, ये सिर्फ किस में आएगी, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, अगर गारंटी लिमिटेड हो तो उसमें ये क्लॉज गैप होगी, ऐसे ना मेरे बच्चे, जो भी बात है वो पीछे ही कवर होगी लायबिलिटी क्लॉज के अंदर। जी बेटा, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हो तो वहां पे आएगी मेरे बच्चे ऑथराइज कैपिटल क्लॉज, और ऑथराइज कैपिटल क्लॉज हमने बचपन में पढ़ा था, जो लोग कंपनी बनाने जा रहे होते हैं, कंपनी बनाते वक्त ही सोचेंगे इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, याद है ना, पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, हमने वैसे अपनी एग्जांपल में लिया था 1 लाख रुपए, चलो उसको बढ़ा लो 1 मिलियन कर लो, आपने आप सोच रहे होंगे सर ने रटा हुआ 1 लाख रुपए, 1 मिलियन कर लो इसको, और इसको हम क्या करते हैं 100 रुपए के कितने हिस्सों में डिवाइड करेंगे, देख लो 10,000 हिस्से बनेंगे 100 ठीक हो गया, शेयर मैंने फिर भी उतने बनाए हैं, तो कितने शेयर बने 10,000, तो इसको मेरे बच्चे बोलते हैं ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। जब ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में लिखना ही क्या होता है, इस कंपनी का टोटल कैपिटल कितना होगा इस पूरी जिंदगी में जो इकट्ठा कर सकती है, कैपिटल की उसको कितने नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड किया गया है, और एक शेयर की वैल्यू क्या है, 3 चीजें आ रही होंगी, लेकिन इसमें कुछ और भी होगा, वो भी अभी बताता हूं। फिलहाल सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में 3 बातें आएंगी, इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, उस पैसे को हम टुकड़ों में डिवाइड करके रखेंगे, जैसे हमने 10,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, और फिर हर टुकड़े की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे कितनी है 100 रुपये। लेकिन अगली बात यहीं पे जब ये क्लॉज लिखने की नौबत आई ना, वो पेज मेरे सामने खुला हुआ था, लो बेटा, ये पेज मेरे सामने खुला हुआ था, इस तरह मेमोरेंडम में लिख रहा था, सारी क्लॉज लिखता लिखता मैं पहुंच गया किसके ऊपर, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज के ऊपर। यहाँ पे हमने मशवरा किया, अच्छा बताइए इसका कितना कैपिटल रखें पूरी जिंदगी में, हम सब ने मशवरा किया 1 लाख 1 मिलियन, इसको कितने टुकड़ों में डिवाइड किए, हमने कहा कि 10,000, तो एक टुकड़े की वैल्यू क्या बनी 100 रुपये। अब अगली बात, अब मैं साथ ही अगली बात करूंगा, अब हम जो लोग जितने यहाँ पे प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी बैठे हैं, अभी तो प्रमोटर है ना, अब मैं कहूंगा अपने अपने इरादे लिखवाओ कि आप में से ये जो हमने शेयर बनाए हैं यहाँ पे 10,000, इसमें से कितने कितने शेयर आप लेंगे, अपने अपने नाम लिखवाओ, इस क्लॉज में लिखा जाता है। यहाँ पे फिर हर कोई बंदा बताएगा सर मेरा नाम ए है, मेरे सामने आप 50 शेयर लिख दें, मेरा नाम बी है, मेरे नाम के सामने 100 शेयर लिख दें, तो फिर इस तरह सिर्फ इरादे, पैसे नहीं लेने इनसे, सिर्फ इरादे, और जिस दिन फिर जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम जमा करवा देंगे रजिस्ट्रार को, और जिस दिन हमारी कंपनी रजिस्टर्ड होगी, ये लोग क्या बन जाएंगे, और जब ये नाम लिखवाए थे उस वक्त क्या बन गए थे, सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, और जब ये कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी क्या बन जाएंगे, मेंबर ऑफ द कंपनी, याद रखोगे। तो हमें वो क्लॉज मिल गई जिसमें हम अपने इरादे लिखवाते हैं, और वो कौन सी क्लॉज है, ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में मिलती जुलती बात होगी, लेकिन कुछ और होगी, वो मैं बताऊंगा, याद रखोगे मेरे बच्चों। बच्चों का नंबर ही नहीं मिल रहा, ब्लू पेंसिल इस्तेमाल कीजिए, ये पेपर चेक करने के लिए बड़ी आसानी होती है, ब्लू में लिखा हो तो गोली मार, चेक ही नहीं करना, जीरो, तो एहतियात करनी है मेरे बच्चे, इतना बड़ा हो गया बच्चा कैफेड में पहुंच के, अभी तक ये नहीं पता कि कौन सा पेन यूज करना है।
ना भी हो तो पेपर ही ना दे, फायदा क्या? आईगैम में भी तो ऐसे ही होना ना, वहां पे ना हुआ उसने ब्लू यूज कर ली, पेपर चेक ही नहीं होना, तो 0 नंबर। यहाँ पर भी वही काम करे, लेकिन करे वो जिस तरह है। लेबड़ा नेक्स्ट आओ। मेरा ख्याल अभी उसूल बताए नहीं ना होंगे उसको, इसलिए उसने लिख दिया इसने, पहला पहला टेस्ट है। दिस क्लॉज, इसमें क्या लिखा होगा आफ्टर कैपिटल क्लॉज में? दिस क्लॉज कंटेन द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विद विच द कंपनी प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड। और ये कितना था अभी हमारे एग्जांपल में? 1 मिलियन। ये वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जिसके जरिए हम रजिस्टर्ड होने जा रहे हैं, जिस कैपिटल के जरिए। एंड द डिवीजन देयर ऑफ इनटू शेयर्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। और फिर हमने उस प्रपोज कैपिटल को फिक्स्ड अमाउंट के शेयर में डिवाइड करना है, जैसे हमने 100 रुपए के शेयर में डिवाइड कर लिया, और फिर डिवाइड करके कितने बने? 10,000। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर दैट कैन बी सब्सक्राइब। फिर ये 10,000 शेयर मैक्सिमम है जो आप लोगों को बेच के वो 1 मिलियन इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि 10,000 शेयर हैं सिर्फ आपके पास, इससे ज्यादा हाँ आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये कहाँ पे लिखी हुई है? ये 10,000 शेयर कहाँ पे लिखे हुए हैं? मेमोरेंडम। और मेमोरेंडम चेंज हो सकता है, कैसे वाला? स्पेशलाइजेशन। भाई कष्ट काटनी होगी, लेकिन कर सकते हो, है? हम वो भी देखेंगे कौन सा कर सकते हैं कौन सा नहीं, लेकिन होगा, हो सकता है, देखेंगे इसको जाके, चैप्टर 5 में पढ़ेंगे जाके इसका चेंज। खैर, इन द सेम क्लॉज, अब अगली बात होने लगी, कौन सी वाला? ये तो होगी कितना कैपिटल, कितने नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड किया, पर अगली बात कौन सी होने लगी? इरादे। क्या बताएं कितने कितने शेयर लेंगे? इसी क्लॉज में कह रहा इन द सेम क्लॉज एवरी सब्सक्राइबर ऑफ द मेमोरेंडम, यहां पे वो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम का जन्म होगा, ऐसे ना मेरे बच्चे? यहां पे वो टर्म आएगी, इज रिक्वायर्ड टू एग्री एटलीस्ट 1 शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एक प्रमोटर कहेगा सर मेरा नाम लिख लें, शेयर कोई ना लिखे, गरीब बंदा हूं सर, मेरे पास कुछ नहीं है, 0 शेयर, लेकिन नाम लिख लें सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम के तौर पे, मैं भी बानी बना। अच्छा, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मैंने पहले ही बताया था, ये बानी ऑफ द कंपनी होते हैं। हाँ, जैसा पाकिस्तान का बानी इमरान खान, नए पाकिस्तान का, तो पुराने पाकिस्तान का कायदे आज़म, तो इसलिए याद रखना ये कौन होते हैं? ये बानी ऑफ द कंपनी होंगे। खैर, नया पाकिस्तान बन भी गया, तो बानी कौन है? वो कायदे आज़म नहीं, कंपनी में जितने मर्जी चेंज लाते रहे, जो मर्जी, अगर जब तक इस कंपनी का नाम जिंदा है और ये कंपनी जिंदा है, इन लोगों के नाम रहे, चाहे सदियों गुजर जाए, सब्सक्राइबर टू दम। तो इसी तरह एक प्रमोटर गरीब बैठा हुआ था, उसके पास 1 रुपया नहीं था, उसने कहा कि सर मेरा नाम भी लिख दें। क्या लिख रहे? उसने कहा कि सर मैं आधा शेयर ले लेता हूँ, लिख रहे? 1.5 शेयर ले लेता हूँ। हाँ, एक तो है ना, कम से कम एक, 1.5 हो सकता है, लेकिन कम से कम 1 शेयर। वैसे 1.5 होता नहीं, वैसे समझा रहा हूँ। Each subscriber is required to write opposite to his name the number of shares he has agreed to take in the share। और जाहिर बात है जब हम नाम लिखेंगे लोगों के, तो साथ उनके नाम के सामने क्या लिखेंगे? जितने शेयर उन्होंने लेने का वादा किया है वो वादा भी लिखेंगे, याद रखो। नहीं मेरे बच्चों, ये कौन सी क्लॉज पढ़ी अभी अभी आपने? ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा रहा होता? कितना पैसा ये कंपनी जिंदगी में इकट्ठा कर सकती है। हाँ, और फिर आगे एडिशनल क्या लिखा होता है? सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, अपने नाम लिखवाएंगे, और कम से कम कितने शेयर लेंगे? 1 शेयर। ठीक हो गया। तो बेटा आखिरी क्लॉज, अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अच्छा, अंडरटेकिंग कहते हैं हलफ को, सेम ये वो क्लॉज है। अच्छा, ये क्लॉज हमने खुद नहीं लिखनी होती। अगर मानो कि जैसे ही वो मेमोरेंडम कहाँ पे गया, जैसे मैं जब ये मेमोरेंडम लिख रहा था, इस मेमोरेंडम में लिखते ऑथराइज कैपिटल क्लॉज के बाद अगली नेक्स्ट में उसी जगह बड़ी बड़ी हुई, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी, कौन सी वाला? सब्सक्रिप्शन क्लॉज और अंडरटेकिंग क्लॉज। अच्छा, अंडरटेकिंग क्लॉज जब मैंने लिख दूंगा ना, अंडरटेकिंग क्लॉज हमने खुद नहीं लिखनी अपने अल्फाजों में, हम सारे कानून की पासदारी करेंगे, हम कोई 2 नंबर काम नहीं करेंगे, हम फ्रॉड नहीं करेंगे, फलाना नहीं करना ना। ये एसएससीबी ने पहले से लिख के रखी हुई, हम जाएंगे एसएससीबी की वेबसाइट के ऊपर, वहां से कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे लिख लेंगे। या मान लो कि मैं, चलो मान लो सर यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आप तो लिख रहे हो, फिर मैं वहां पे क्या करूंगा, वहां से देख देख के उसको वही दोबारा लिख दूंगा। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखा जा रहा था, ये हम कंप्यूटर पे बना रहे थे, वर्ड की फाइल के ऊपर हम टाइप कर रहे होते हैं इसको, या एक्सेल पे, जहाँ पे मर्जी करो, याद रखो। तो अंडरटेकिंग एक्चुअली क्या है? हलफ। और ये हलफ कहाँ से मिलेगा आपको? एसएससीबी की वेबसाइट से। और एक पढ़ के आए हो आप, ये वही है, कहाँ पे वाला? एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, उसका जो चौथा पॉइंट था, ये हलफ ही है। हाँ, ये वही है, और यही हम क्या करेंगे? कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखते हैं। चौथा वो था ना, तो हम पाकिस्तान की सॉवरेंटी के अगेंस्ट, पाकिस्तान के दूसरे वाले के साथ जो रिलेशन है फलाना फलाना, उसके अगेंस्ट कोई काम नहीं करेंगे। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज क्या होती है मेरे बच्चे? अब यहाँ पे देखिए, अब लोगों को लगेगा शायद ये जो शेयर लेने का वादा पूछेगा पेपर के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर,
अच्छा बताएं, ये जो लोगों ने कम से कम एक शेयर लेने का वादा लिखना करना है, ये किस क्लॉज के अंदर है? नीचे चार ऑप्शन आ रहे होंगे, एक सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी होगा। अच्छा, एक शेयर कम से कम एक शेयर सब्सक्राइब करने का वादा किस क्लॉज में करना है? जब लोगों को होगा ना एक शेयर सब्सक्राइब करने का वादा, किस में होगा? लोगों ने टक करके करना है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। दिमाग में आएगा नहीं ऑथराइज कैपिटल क्लॉज में, तो मेरे से दिक्कत हो जाएगी वहां। क्या रखोगे? वो शेयर लेने का वादा कहां पे है? ऑथराइज कैपिटल क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होगा अभी मैं बता देता हूँ उसके अंदर। तो बेटा अंडरटेकिंग क्लॉज की समझ आ गई? द कंपनी शैल एड एन अंडरटेकिंग एज मे बी स्पेसिफाइड बाय एसएससीपी, यानी कि हमने नहीं लिखनी, ये ऑलरेडी एसएससीपी ने लिखकर रखी हुई है, वहीं से कॉपी करके इसको ऐड कर लेंगे इन देयर मेमोरेंडम। अगली बात आ गई, ऑल ऑफ द अबव क्लॉजेस आर अंडरटेकन टू बी अबाइड बाय। जारी बात है उसमें यही होगा, हम ऊपर जितनी बातें लिख रहे हैं वो सारी एक तो मानेंगे भी, एज दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी दे राइट एज फॉलो। और साथ उन्होंने ये चीज ऐड करनी है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ये अल्फाज लिखे आ रहे हैं कि ये यहां से शुरू करते हैं कि हम इस मेमोरेंडम में जितनी ऊपर बातें लिखी हैं वो सारी मानेंगे, और हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसकी हमें यानी कोई अल्फाज, और एज दे आर द फर्स्ट मेंबर ऑफ द कंपनी दे राइट एज फॉलो, और साथ ये इसी तरह कॉपी करके ये क्लॉज भी ये चीज भी वहां पे ऐड कर देंगे। इसको बोलते थे पहले सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये जो बातें हैं ना ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज है। अंडरटेकिंग क्लॉज में तो सिर्फ यही लिखा होता है जो एसएससीपी ने लिखा हुआ, कॉपी पेस्ट करके डाल। ये बातें किसकी है? मतलब ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये सब्सक्रिप्शन क्लॉज में क्या होगा कि वो लोग जो कंपनी बनाने जा रहे हैं वो वादा करते हैं कि हम एक तो सारी क्लॉजेस को वो करेंगे, फॉलो करेंगे, और दूसरा वो ये स्टेटमेंट ऐड करते थे कि वी द सेवरल पर्सन whose names and addresses are subscribed, जिनके नाम सब्सक्राइब कर दिए गए हैं, यहाँ पे कहां पे किए थे बोला? अथॉराइज्ड कैपिटल क्लॉज के अंदर। आर डिजायर्स ऑफ बीइंग फॉर्म्ड इनटू अ कंपनी, हम चाहते हैं कि हमें कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड कर दिया जाए, और या हम कंपनी बनाना चाहते हैं। इन परसुएंस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की मद में हम चाहते हैं कि हम कंपनी बना लें। And we respectively agree to take the number of shares in the capital of the company set opposite to our respective name, और हम कंपनी के कुछ शेयर लेने का भी वादा किया जो हमारे नामों के सामने लिखे हुए। यानी कि सिर्फ इसमें एक इल्तिजा है कि हमने जो कंपनी को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट पूरी करनी थी वो कर दी है। हम ये सारे के सारे अब ये ख्वाहिश है हमारी कि हमें कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड कर दिया जाए। तो ये इसी तरह हम कॉपी करके उसमें ऐड कर दिया करते हैं सब्सक्रिप्शन क्लॉज। याद रखोगे, क्योंकि इसमें दोनों समझो कॉपी ही है, इसलिए उसे अंडरटेकिंग क्लॉज और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में इकट्ठा करके यहाँ पे बता दें कि करना क्या है, इसमें कॉपी पेस्ट ही है। याद रखोगे, वो एसएससी की वेबसाइट से मिलेगा, ये भी मान लो कि वहीं से कॉपी करके इसको ऐड। ये क्लॉजेस मेरे बच्चे क्या होगी? पूरी होगी, कोई मसला? कितनी क्लॉजें पढ़ी हैं आपने? अब मेरे बच्चे पढ़ेंगे देखो इसी चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा देखिएगा। आप लोग अपना नाम चेंज कर सकते हो? कर सकते हो ना? हाँ चेंज हो सकता है ना। हाँ तो वो चेंज ही होता है ना, चेंज कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं, वो प्रोसेस है। ऐसे नहीं कि जहां पे दिल करे जो मर्जी लिख रहे हैं। नाम चेंज करना मेमोरेंडम में क्लॉज ही है ना मेरे बच्चे, क्लॉज को चेंज कर देंगे। हैं? यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ, हाँ वो सारा जिस तरह आप एक प्रोसेस से गुजरते हो उसी तरह पढ़ेंगे नाम चेंज करने का तरीका यहाँ पर। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी इंसान हो, कंपनी भी इंसान है, क्या आप लोग अपना नाम बदल सकते हो? हाँ, आप लोग अपना नाम नवाज शरीफ रख लो, जो दिल करता रख लो, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो इसी तरह मेरे बच्चे कंपनी भी क्या कर सकती है? अपना नाम चेंज करके इमरान खान रख सकती है। कहना चाह रहा हूँ नाम चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब नाम चेंज हो रहा होगा तो एक्चुअली साथ क्या चेंज हो रही होगी? क्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ? ये नेम क्लॉज चेंज हो सकती है, इसका चेंज करने का तरीकाकार पढ़ेंगे। हम पर देख रहे हैं कि कौन सी क्लॉज चेंज हो सकेंगे, अब कौन सी नहीं हो सकेंगी। और उसके बाद मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या अपना अपने घर बार चेंज कर सकते हो? बिल्कुल है। क्या कंपनी चेंज कर सकती है? बिल्कुल। और अगर वो नौबत यहां तक आ जाए कि एक सूबे से निकल के दूसरे सूबे में, तो फिर रजिस्टर ऑफिस क्लॉज भी चेंज हो रही होगी। तो फिर इसका मतलब जब हम अपने एड्रेस से चेंज कर सकते हैं तो कंपनी भी चेंज कर सकती है, लेकिन कब करेगी वो हमने देख लिया, देखेंगे आगे पढ़ेंगे भी तरीकाकार। क्या आप अपने मकसद चेंज कर सकते हो? रात भर करते हैं यहाँ पे बच्चे जो सीए ज्वाइन करते हैं ज्वाइन करते ही 40% कम से कम वो उसी वक्त ड्रॉप हो जाते हैं पीआरसी में। अराउंड 40% तादाद है उन बच्चों की जो पीआरसी लेवल पर ही सीए ड्रॉप कर देते हैं। उनको लग रहा हो तो ना भैया, गोली मारो, कोई मकसद ही चेंज कर लो कहीं और। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कारोबार जैसे मर्जी चेंज कर लो। तो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, क्या कंपनी का भी हक होना चाहिए कि नहीं वो चेंज कर ले? हाँ, ये भी क्लॉज भी चेंज होती है।
इसको भी देखेंगे, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है, वो तो हमने वैसे भी देखा था जब वो मेजर एसेट्स, सब्सटेंशियल एसेट्स और सब्सटेंशियल जो रेवेन्यू है वो चेंज हो रहे हैं। उसके बाद क्या आपकी लायबिलिटी चेंज हो सकती है? जिसको पैसे देने हैं, आप कहते हैं मैंने नहीं देने नो लायबिलिटी, वैसे मैं कह रहा हूँ लायबिलिटी क्लॉज मेरे बच्चे ये तभी चेंज होती है अगर एक लिमिटेड लायबिलिटी को अनलिमिटेड में ट्रांसफर करो और अनलिमिटेड को लिमिटेड, तब चेंज होती है। तो पूरा कंपनी का स्टेटस चेंज हो रहा होता है एक्चुअली, एक लिमिटेड वाली अनलिमिटेड में कन्वर्ट होती है या अनलिमिटेड वाली लिमिटेड में। तो एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में नहीं है इस तरह का कोई भी मामला कि उसको पूरी का पूरा हम कंपनी को लिमिटेड से अनलिमिटेड में कन्वर्ट करना फलाना, उस ये ऑटोमेटिकली उसी में कवर हो जाता है सारा कुछ। चेंज होती है लायबिलिटी क्लॉज, चेंज हो सकती है, लेकिन वो पूरी कंपनी का स्टेटस ही चेंज हो रहा होता है। इसलिए मेरे एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में है ही लायबिलिटी क्लॉज वाला मामला। क्या अंडरटेकिंग क्लॉज चेंज हो सकती है? हलफ से बदल सकता है? नहीं, अब हम थोड़े बहुत दो नंबरियां भी करेंगे बीच में, हो सकता है इस तरह का मामला? नहीं, इसका मतलब ये भी चेंज नहीं होता। उसके बाद ऑथराइज शेयर कैपिटल चेंज हो सकता है, ये चेंज हो सकता है, उसको देखेंगे आगे, लेकिन ये हमारा मिलेगा चैप्टर 5। इसको चेंज करने का तरीका हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, ये चेंज हो सकता है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज चेंज हो सकती है? नहीं, ये भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसमें ये बता रहे होते हैं कि हमें कंपनी के तौर पर रजिस्टर करने, हम ये लोग हैं, तो ये भी कभी चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब 4 क्लॉजेज चेंज होती हैं, 3 इसी चैप्टर में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में जाके। यार रखो, ये क्लॉजेज चेंज करने का बड़ा अहम है। ये पेपर में अक्सर नेम क्लॉज को चेंज करना हो, रजिस्टर्ड ऑफिस को, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस को, या ऑथराइज कैपिटल क्लॉज को चेंज करना हो, ये काफी अहम है मेरे बच्चे। एक्चुअली मैं अगला टॉपिक पढ़ाना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा कि यहीं पे बैठ के टाइम ज़ाया कर दो आपको कि कौन सी क्लॉज चेंज हो सकती है, कौन सी क्लॉज नहीं हो सकती, क्योंकि क्लॉजेज हमने पढ़ ली आज के लिए, इतना ही काफी है। ये ना हो कि माशाल्लाह 1 महीने बाद सिलेबस खत्म हो जाए आपको। लेकिन अभी 5 मिनट पढ़े हुए, अगली बात सुनो। मेमोरेंडम की बातें तो खत्म कर लेने दो, ठीक यहाँ तक बस। लिमिट बोरोइंग पावर टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम। अब अगली बात, मुझे बताओ, जब आपने ये क्लॉजेज पढ़ी कहीं पे बोरोइंग क्लॉज थी? बोरोइंग क्लॉज थी? ठीक हो गया। अब जरा देखिएगा, एक कंपनी गई किसी बैंक में लोन लेने के लिए, उधार लेने के लिए। अब बैंक वाले ने कहा कि सर आप नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सन? उसने कहा कि आर्टिफिशियल पर्सन। उसने कहा कि ठीक हो गया, फिर आप तो अपने मेमोरेंडम वगैरह के मुताबिक काम करते होंगे ना? बिल्कुल। उसने कहा कि अपना मेमोरेंडम दिखाइए। उसने मेमोरेंडम दिखाया, उसने सारी क्लॉज पढ़ी, उसने कहा कि सर यहाँ पे कहीं पे बोरोइंग क्लॉज लिखी नहीं हुई, अगर बोरोइंग क्लॉज नहीं लिखी हुई मैं आपको उधार नहीं दे सकता। बैंक ने उसको इनकार कर दिया उधार देने से किसी कंपनी को। क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम के अंदर कहीं बोरोइंग क्लॉज है ही नहीं कि उधार ले सकती है ये कंपनी। अच्छा, वहीं पे मान लो कि चुगताई साहब जैसा बंदा, शरीफ बंदा, ये भी बैंक में गया उधार लेने के लिए, तो इसने जाके बैंक से उधार मांगा, बैंक ने इसको उधार दे दिया। अच्छा, वहीं पे कंपनी खड़ी देख रही थी, कंपनी ने देखा कि भाई मैं भी इंसान, ये भी इंसान, मैं जब इससे उधार मांगा तो इसने मुझसे मेमोरेंडम देखा, मेरा आईडी कार्ड, उस पर नहीं लिखा हुआ था उधार, तो इसने मुझे उधार नहीं दिया। तो माशाल्लाह कलीम साहब ने आके उधार मांगा, इनको उन्होंने उधार दे दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो गया इंसानों के दरमियान, मेरे साथ कोई और सलूक और इस इंसान के साथ कोई और सलूक। वो बैंक वालों के पास कि सर इसको उधार क्यों दिया है, इसका आईडी कार्ड चेक करें। जैसे मेरा आईडी कार्ड चेक किया, कहते नहीं इसका आईडी कार्ड चेक करने की जरूरत नहीं। कहते चेक तो कर लो, उसमें भी कहीं नहीं लिखा हुआ ये उधार ले सकता है। तो फिर मेरा आईडी कार्ड क्यों चेक किया कि मेरे आईडी कार्ड के अंदर कहीं लिखा हुआ कि मैं उधार ले सकती हूँ कि नहीं? तो सिचुएशन तो ऐसी बन गई जहां पे कानून को भी बीच में आना पड़ा, और कानून ने फिर क्या कर दिया, एक बात लिख दी। कानून कहता है कि अगर कोई बंदा कंपनी को उधार देने जा रहा है तो उसको मेमोरेंडम देखने की जरूरत है। मेमोरेंडम में कहीं लिखा ही नहीं कि जो होता है ना बोरोइंग क्लॉज, है ही नहीं, कहीं पर मिलेगी नहीं आपको। लेकिन जो कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए, जिस तरह एक आम इंसान दुनिया पर आ जाता है वो उधार ले सकता है, जिस दिन कंपनी रजिस्टर्ड होगी दुनिया पे आ जाती है, और कंपनी बनने के बाद जब चाहे उधार ले सकती है, उसको मेमोरेंडम में लिखने की जरूरत नहीं है। ये कंपनी की इंप्लॉयड पावर है, उधार लेना कंपनी की डीम पावर है। यानी कि हम समझेंगे ये मेमोरेंडम के अंदर क्लॉज शामिल है, अगरचे नहीं है। याद रखो। तो ये मेरे बच्चे बोरोइंग पावर टू बी पार्ट ऑफ, लिखा क्या हुआ है, बोरोइंग पावर टू बी पार्ट ऑफ मेमोरेंडम, अगरचे नहीं है लेकिन हम समझेंगे है। यार हो। तो द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ ए कंपनी इज डीम्ड, अगर नहीं लिखा होता वहां कहीं पर भी, डीम का मतलब जो चीज हो ना लेकिन हम समझे है, उसके लफ्ज बोलते हैं इज डीम्ड। कहते हैं द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ ए कंपनी इज डीम्ड टू इंक्लूड, यानी कि एम्प्लॉयड है वहां, नजर नहीं आएगा आपको। पावर टू एंटर इनटू एनी अरेंजमेंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन्स, एडवांस, फाइनेंस और क्रेडिट, चाहे उधार ले रहे हो, चाहे उधार पे चीजें खरीद रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, ये कंपनी की डीम पावर है। मेमोरेंडम और आर्टिकल में नहीं लिखा हो लेकिन हम समझेंगे लिखा हुआ है।
एंड टू इशू अदर सिक्योरिटी नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, और ये क्या कर सकते हैं, मजीद सिक्योरिटी इशू करके भी उधार ले सकते हैं, डिबेंचर वगैरह, याद है डिबेंचर, ये शेयर नहीं होते, ये उधार ले रहे होते हैं हम लोगों से। ये कंपनी को डिबेंचर इशू करना कहीं लिखा नहीं होता मेमोरेंडम के अंदर, ये कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है कि नहीं कर सकती है। फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फ्रॉम ए शेड्यूल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जनरल पब्लिक, यानी कि जिस मर्जी बंदे से ये उधार ले सकते हैं। इनको मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखने की जरूरत नहीं, हम समझेंगे मेमोरेंडम और आर्टिकल में उधार लेने की पावर लिखी हुई है, याद रखोगे मेरे बच्चों। हाँ, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ कुछ कंपनी बनने के फौरन बाद उधार नहीं ले सकती, होगा ऐसा, वो हम पढ़ेंगे आगे जाके, तो उसका फिर क्या करना है। तो फिलहाल अभी इतना दिमाग में रखिए कि कंपनी बनने के फौरन बाद उधार ले सकती है, लेकिन मेमोरेंडम और आर्टिकल में तो लिखा ही नहीं हुआ उधार ले सकती है कि नहीं, तो क्या है, ये इम्प्लॉयड पावर है, हम डीम्ड है वहां पे कि लिखा हुआ है, अगरचे नहीं लिखा हुआ। बस आखिरी बात, ये आपने पढ़ना है, ये इसमें मैंने नहीं कुछ पढ़ा। मेमोरेंडम मेरे बच्चे क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, ऐसे पैरे बने होने चाहिए, पैरा की शक्ल में लिखनी है ये क्लॉजेस, जितनी मेमोरेंडम की क्लॉज है वो पैराग्राफ में। ये ना हो कि माशाल्लाह एक ही पैरा में सारी क्लॉज लिखने हैं आप, समझ आ रही हो कि कहाँ पे नेम है, कहाँ पे ऑथराइज कैपिटल क्लॉज है, जैसे मर्जी लिख दो मेरे बच्चे, लेकिन है तो अगला पैरा एक तो छोड़ के उसको नेक्स्ट उस पर जाएंगे ना। उसके बाद साइन, और हर बंदा क्या करेगा, उसको साइन करेगा, और साइन करते वक्त अपने पर्टिकुलर्स भी लिखेगा, नाम पता ईच एंड एवरीथिंग, और उसके ऊपर तारीख लिखेगा। वैसे लिख रहा है, बता रहा है बस आपको, ये कौन पूछने में चलने वाली बात है। लेकिन मेमोरेंडम कैसा होना चाहिए, वो प्रिंट हुआ होना चाहिए, पैराग्राफ में डिवाइडेड होना चाहिए, और जिन लोगों के ऊपर जिन्होंने साइन किया है उनके सारे पर्टिकुलर्स होने चाहिए, उनकी डिटेल, रहना सहना, उनका कारोबार क्या है, सारा कुछ, और उसके ऊपर तारीख लिखी होनी चाहिए। ये चार चीजें मेरे बच्चे यहाँ तक अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा, कल टेस्ट होगा मेरे बच्चे, चैप्टर नंबर 1। अब तो कंप्लीट कर लो, मेरा ख्याल है अब तो हो गया, अब तो करना शुरू कर दे मेरे बच्चे कंप्लीट। इस वीक में 3-4 टेस्ट